अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात अदालत ने करार दे दिया है। 12 तारीख से उसकी समात शुरू होगी। हमने पिछले मुतादिद प्रोग्रामों में आपको बताया और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि ईद के बाद और मुहर्रम से पहले पहले इस मामले में अहम पेशरफ्त होगी और वो पेशरफ्त होती हुई अब हमें नज़र आ रही है। आप चाहे देख लें कि नैब का कानून, जिसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत ने उसमें कुछ शिकें जो पहले वो निकाल चुकी थी वही उसने शामिल की हैं, और पर्सन स्पेसिफिक कानून का ताना मिल रहा है इस वक्त पीडीएम हुकूमत को कि उसने ये कानून साजी की है। वो कानून तैयार है। यहाँ तोशाखाना केस काबिल समात करार दे दिया गया है और ये मामला आगे बढ़ेंगे। 9 और 10 मई के वाक़यात जो हैं उस हवाले से भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के हैं आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन सबसे अहम सवाल जो इस वक्त हर बंदे के जहन में मौजूद है और हर शख्स पूछ रहा है वो ये कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। लगता तो यही है, बज़ाहिर हुकूमत ने बजट में ही पैसे रखे हैं, इलेक्शन वक्त पर हो जाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक और सवाल पैदा हो गया है, और वो सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, इन हालात के साथ, जिन हालात के साथ हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे माशी हवालों से हम अगर बात करें कि जो नामसाइद हालात हैं, हम इलेक्शन की तरफ चले तो जाएंगे, इलेक्शन हो भी जाएगा, क्या इलेक्शन हमारे इन मसाइल का हल हैं और इलेक्शन के बाद हमारे मसाइल का हल निकल आएगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और माशी मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शन में जाते वक्त जो कुछ मौजूदा इस इत्तेहाद को और ख़ास तौर पे नून लीग को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो एक बहुत ही ऐसी तस्वीर है जिसके साथ इलेक्शन में जाना किसी भी पार्टी के लिए सूदमंद साबित नहीं होता। ऐसे में मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस भी आना है और इलेक्शन कैंपेन को लीड भी करना है, लेकिन इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं है और एक इबाम की कैफियत मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक तो महंगाई थी ही, मीशत का तो सत्यानाश था ही, हमारी जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव में जा ही चुकी थी, IMF प्रोग्राम हो गया, एक नी जर्क रिएक्शन था, डॉलर में भी हमें नज़र आया, स्टॉक मार्केट में भी नज़र आया। लेकिन अब जो कुछ सामने आने वाला है, जो आवाम को फेस करना पड़ेगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो यकीनी तौर पर नून लीग के लिए और पीडीएम इत्तेहाद के लिए अच्छा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आने वाले इस एक हफ्ते के दौरान, बल्कि 12 तारीख से पहले 1-2 दिन में ही हुकूमत को बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। 8 से 10% इजाफा होगा। इस वक्त बिजली की जो कीमत है वो 24.8 रुपये है और इस इजाफे के बाद 23 रुपये का 1 यूनिट बिजली का हो जाएगा और गैस की जो कीमतें हैं उसमें 50% इजाफा होगा। इस वक्त शहर कराची में आटे की 20 किलो का थैला जो है वो 3000 रुपये में बिक रहा है और 1 किलो दूध की कीमत जो है वो 230 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। तो ये महंगाई की सूरत हाल है और आने वाले दिनों में महंगाई इससे बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डॉलर के हवाले से हुकूमत की एक पॉलिसी सामने आ गई है। यूँ तो हुकूमत ने बैन उठा दिया है LCs खोलने पर, लेकिन साथ ही साथ बैंकों को यह भी कहा है कि आप LCs तो खोल दें, लेकिन जिसको भी इंपोर्ट करनी है वो डॉलर का बंदोबस्त खुद करे। मतलब ये कि वो ओपन मार्केट से या से डॉलर ख़रीदे और पेमेंट करे, जिसका मतलब ये है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट एक मरतबा फिर बिगड़ जाएगा और जो तरसीलातें ज़र होंगी उसमें भी हमें नुकसान होगा। तो एक बड़ी अजीब सी पिक्चर इस वक्त सामने मौजूद है। मईशत कंट्रोल में नहीं आ रही है, सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है और इलेक्शन के बाद होगा या नहीं होगा इस पर भी सवालात मौजूद हैं। मेहमानों से इन्हीं तमाम मसाइल पर हम बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। और जनाब इरशाद आरिफ साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो आमिर इलियास राना साहब आपसे और इरशाद आरिफ साहब से मैं पूछ लेता हूँ कि ये तमाम मसाइल जिसका मैंने मुख्तसर सा अहाता करना चाहा, अगर मैं बात करूं तो और ज़्यादा डिटेल में इस पर हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगने लगा कि इलेक्शन जो है वो अपनी वक़्त खोते चले जा रहे हैं? इलेक्शन हो भी जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो एक हिमालयाई सूरत इख्तियार कर चुके हैं और इलेक्शन भी उनका हल नज़र नहीं आता जिन हालात में हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी आमिर इलियास राना साहब। जी बिल्कुल, बात यह है कि आपने नक्शा बिल्कुल ठीक खींचा है। जो सूरत हाल है वो पाकिस्तानियों के सामने है और वो कोई किसी तरह भी रोशन ख्याल नहीं है, माशी लिहाज से भी और हर तरह से। और ये बात वज़ीर आज़म भी ख़ुद कहते हैं और वज़ीर ख़जाना भी मानते हैं। वो ये नहीं कह रहे
कि हाँ हमने बहुत बड़े काम कर दिए हैं, लेकिन मसला था कि पाकिस्तान को बचाना था, बचा लिया, और फंसना है तो गवर्नमेंट ने जवाब देना अपने वक्त पे, जो होगा इलेक्शन में। अच्छा, पीएमएलएन के लिए जाहिर है कि आपने जो बताया कि नक्शा बड़ा अजीबोगरीब होगा कि इस महंगाई में, जिसमें अभी बिजली की कीमत बढ़ेगी, और जाहिर है कि अगले महीने जब उसके बिल आएंगे जी, तो उसका इम्पैक्ट जेब से जब हर आदमी की निकलेगा तो क्या होगा। पीएमएलएन के लिए मसला जाहिर है कि आज से 2 महीने पहले आप ये कह सकते थे कि जी पीटीआई एक बहुत बड़ी अफरियत की सूरत में उनके सामने थी, लेकिन चूंकि 9 मई का जो वाक़या पीटीआई की तरफ से हुआ और जिसकी मजम्मत करने में 2 महीने से ज़्यादा लगा दिए, और फिर भी ये कहा कि अरेस्ट अगर लोगों ने जाके मुजाहरे किए हैं मेरे अरेस्ट पे तो ठीक कही हैं, तो फिर ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात कहाँ पहुँचे हैं। और ये पीएमएलएन के लिए सियासी मैदान में जो उनके लिए बहुत मुश्किल थी, और नवाज शरीफ की आमद के साथ, मतलब मेरा ये तजर्बा है जो मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, इनको इतना बड़ा मसला नहीं होगा जितना बड़ा मेरे और आपके तज्जिए में आ सकता है कि जी पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा। पाकिस्तान के जो हालात होते हैं इलेक्शन के, मैं आज भी ये कहूँगा कि जब इलेक्शन अनाउंस हो रहा होगा, यानी एक तो गवर्नमेंट चली जाएगी, निगरान हुकूमत इन्होंने जाते हुए बना के जानी है, लेकिन इलेक्शन अनाउंस करेगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब इलेक्शन के ऊपर जो आपने बात कही, बड़ी दुरुस्त बात कही, माहौल बनने में टाइम लगता है कि एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, बात हो रही है, एक तरफ आप रियासत को बचाने की बात करते हैं, एक तरफ आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। तो इंसानी हकूक़ भी वहीं पे मिलेंगे ना जहाँ पे आपका मुल्क बचता होगा, वहाँ खुदा ना खास्ता, जैसे जो शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू आई थी, जो कल IMF के डेलीगेशन के साथ भी बैठे हुए थे, चेयरमैन के साथ अपने, कि वो एक बहुत ही अच्छे अंदाज से लगारी साहब ने बात की कि कहीं इससे रियासत को तो नहीं नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा आप तुम्हारे चेयरमैन को नुकसान पहुंच रहा है। ये थी वो जहनी आबियारी जहां शौकत तरीन भी बह गए, जहां आम आदमी ने तो फिर बहना ही बहना था कि बस चेयरमैन है तो है, वरना नहीं है। ठीक है। तो अब आप जब इलेक्शन में जाएंगे, नवाज शरीफ की आमद हो चुकी होगी, पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी, तो जो नक्शा इलेक्शन का है वो मुझे कोई ज्यादा भयानक इनकी हुकूमत के पार्टियों के लिए नजर नहीं आ रहा। नक्शा इस वक्त जो बन रहा है उसके अंदर पीटीआई के लिए मुश्किलात बेपना है कि वो सरवाइव कहां जाके करेगी। जो बात आपने तोशाखाना की कही कि जिसमें अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये उनका राइट है ना, कि जब आज एक जज कहता है कि 27 पेशियों में से एक दफा भी खान साहब तशरीफ नहीं लाए, तो ये सहूलत जो मिल रही है वो फकीदुल मिसाल है। यहाँ पे आपको पता है कि केसेस में 2-2, 2.5 साल जमानतें नहीं होती थी, और यहाँ दर्जनों के हिसाब से रोजाना जमानतें होती हैं। तो ये इससे बड़े इंसानी हकूक की और क्या होगी कि आपकी अदालतें रखवाली भी कर रही हैं, अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो उनको पकड़ा भी जा रहा है। एक तो सोचने का तरीका ये है, जी, एक सोचने का तरीका ये भी है कि क्या ये वाकई ऐसे केसेस हैं कि जिनमें उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और क्या वाकई इनका मेरिट वो नहीं है, तो ये भी तो फैसला अदालतों ने ही करना है ना। देखें, अदालत के फैसले पे किसने बात कही है? अदालतों ने जो फैसले दिए, अदालतों के सामने जो गए, हामिद खान साहब ने क्या बताया कि नवाज शरीफ का फैसला तय था, सजाएं दिलवाई गई सिर्फ। मेरे और हम तो ये बात उस वक्त से कह रहे थे मैंने वो गुफ्तगू उनकी एक सुनी, बयान दे के मैंने वो गुफ्तगू सुनी हामिद खान साहब की। हामिद खान साहब ने अपना तज्जिया पेश किया है, मालूमात नहीं शेयर की हैं, उनका तज्जिया है कि उनको ऐसा लगता है। मैं उनके साथ एक प्रोग्राम में मौजूद था जी, मसूद रजा साहब, मैं आपको बताता हूँ कोट एंड कोट, उन्होंने कहा, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा जी, मैं मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी तफसील से उनकी किताब का भी हवाला दिया जो अभी लेटेस्ट आई है। उन्होंने कहा कि मैं साथ था और बिल्कुल हम केस लड़ रहे थे, लेकिन फिर जब जमाली साहब चले गए और खोसा साहब आ गए तो उनकी तरफ से मैसेज आया और कुछ लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो मुझे रफ्ता रफ्ता ये महसूस हुआ कि ये केस ऐसे नहीं है जैसे कोई कानूनी तौर पे लड़ा जा रहा हो, बल्कि वो खुद चलवा रहे थे इसे। उसमें उसने पूछा कि क्या ये पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे लगा, और मैंने खुद को विड्रा कर लिया कि मैं उनके साथ नहीं चल सकता था। ठीक है। अब आपको पता है कि वो जब वजीर आजम नहीं रहे तभी दोबारा आए हैं हामिद खान साहब उनके पास। फायद ईसा वाली बात, जस्टिस फायद ईसा वाली बात, मैंने यही अर्ज किया ना आपसे कि इस गुफ्तगू में भी उनको लगा, ये उनको लगा, उनको महसूस हुआ। नहीं, लगा नहीं मेरा ना। अब इससे ज्यादा वो क्या कहेंगे कि मेरे पास हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, वीडियो भी आई, लिहाजा हमें पता है कि नैब की अदालत में हमने बंदा देखा जिसकी वीडियो एक जर्नलिस्ट ने चलाई, फिर लिफाफे भर के आए सरीना होटल से फैसलों के, फिर एक जज ने गवाही दी कि मुझसे कैसे फैसले होते हैं। ये जज वो है जिसने फैसला दिया। फिर एक सिटिंग जज हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी ने
ये नहीं किया कि नौकरी जा रही थी तो तब कहा, उन्होंने भरपूर पिंडी हाई कोर्ट बार में जाके ऐलान किया कि मेरे साथ ये काम हुआ है। क्या आपने और हमने वो नहीं सुना था? ठीक, आमिर भाई चली गई। आपका तो बिल्कुल पॉइंट आ कौन दे गया रहा था? देखें, जब आप कहते हैं ना कि क्या ये फैसले और जमानतें नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मैंने यही कहा है, लेकिन उन लोगों को भी मिलनी चाहिए थी जिनको। देखिए ना आमिर भाई, ये जो तमाम गुफ्तगू हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं और कड़ियों से कड़ियों को जोड़ रहे हैं, अगर ये इतना ही सिंपल मामला हो तो मैं वापस जब आऊंगा तो आप इस पर बिल्कुल जवाब भी दीजिएगा कि इतना ही अगर सिंपल मामला है तो हुकूमत को उन तमाम किरदारों के खिलाफ अब तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस वक्त तो सिविलियन और मिलिट्री एक पेज तो बड़ा मजबूत है ना, इस वक्त तो कोई मसला ही नहीं है, इस वक्त तो करना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर हम कड़ियों को जोड़ जोड़ कर ये बातें साबित कर सकते हैं तो हुकूमत के लिए क्या मसला है? जनाब इरशाद आरिफ साहब, सर आपका क्या तज्जिया इस मामले पर कि इलेक्शन का जब भी हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े हो चुके हैं कि इलेक्शन उनके नज़दीक अब छोटे मालूम होने लगे हैं। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बाकी तो तजिया जो आमिर इलियास राना साहब ने किया उनकी राय है। हामिद खान साहब ने अगर ये कहा है, मैंने नहीं सुना, उन्होंने सुना होगा कि जी मैंने विड्रा कर लिया, ऐसी बात नहीं थी। वो केस लड़ रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब का जो 5 रुकनी बेंच था उसमें, लेकिन 2-3 दिन की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हुई तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन जो पिटिशनर थे और दूसरे जो पिटिशनर थे, तो उनको विड्रा कराया गया और उनकी जगह नईम बुखारी साहब ने ली थी। मेरी यादाश्त के मुताबिक हामिद खान साहब वो जो केस था वो लड़ रहे थे, लड़ना चाहते थे, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। ये उनका आफ्टर थाट है। उस वक्त वो पूरे कन्विंस थे कि ये केस हम मेरिट पर जीत सकते हैं और इसीलिए वो उनको वकील मुकर्रर किया था। लेकिन जो 2-3 दिन की परफॉर्मेंस थी उसके बाद उनको विड्रॉ कर लिया गया था। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया है, देखें हम कोई किसी हामिद खान साहब ने खुद नहीं छोड़ा था, उनको विड्रॉ करा लिया गया था। जी, हामिद खान साहब ने खुद नहीं छोड़ा था, उनको विड्रॉ करा लिया गया था। हाँ, विड्रॉ कराया गया था। ये तो रिकॉर्ड की बात है, सबके सामने की बात है। ठीक है, 3 दिन तो वो दलाइल देते रहे थे ना, 3 दिन के बाद उसकी जगह फिर वो चौथे दिन वो आ गए थे, नईम बुखारी साहब आ गए थे। ठीक है। अच्छा, हम किसी जजीरे में नहीं रहते, हम कोई मरीख पर नहीं रहते। इस दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है, वहाँ ये हर 5 साल बाद या 4 साल बाद इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? उसकी मंतिक और उसकी तोजी ये है कि जी हुकूमतें जो मैंडेट लेकर आती हैं 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो अपनी जो कारकर्दगी होती है वो अवाम के सामने दोबारा लेकर जाएं और फ्रेश मैंडेट लेकर आएं। क्योंकि फ्रेश मैंडेट से हुकूमत भी मजबूत होती है, सिस्टम भी मजबूत होता है और पॉलिसी का तसलसल भी जारी रहता है। तो अगर पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जहाँ ये डिस्कशन होती है कि इलेक्शन से हालात दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, दूसरा हमारे पास कौन सा तरीका है? हमने सदारती निज़ाम आजमा लिया, हमने मार्शल लाई निज़ाम आजमा लिया, हमने एक मिक्स तजर्बे करके देख लिए, वो सारे के सारे नाकाम रहे। और हमारे साथ ही हमसाये में 2 ममालिक हैं, वहाँ यही जमहूरियत, यही पार्लिमानी जमहूरियत है, कामयाबी से चल रही है। इसीलिए सवाल उठता है ना कि हमने तजुर्बे बहुत कर लिए कि हम फिर तजुर्बा करने जा रहे हैं तक, बल्कि 94 तक। इसलिए सवाल उठता है में पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से बहुत आगे था, वो बहुत पीछे थे और उस जमहूरी तसलसल ने बार बार इंतखाबात ने बार बार हुकूमतों की तब्दीली और नए मैंडेट, फ्रेश मैंडेट की वजह से उनकी मैशत भी मजबूत हुई, उनकी सियासत भी मजबूत हुई, उनकी जमहूरियत भी मजबूत हुई। और हम तजुर्बे करते करते आज यहाँ पहुँच चुके हैं कि हमारे पास अपने रिजर्व में 1 रुपया भी अपना नहीं है। वो दोस्तों को मांगी तांगी की इमदाद है जिसको हम अपने कौमी ज़खायर, मुबादला के ज़खायर के तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर मेरा ख्याल है इलेक्शन ही वो वाहिद तरीका है मुल्क को मुस्तहकम करने का, मुल्क के मसाइल हल करने का। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि सियासी जमातों पर आप ये जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि वो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करें, वो इलेक्शन शफाफ कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पर पूरा दबाव डालें, कोई ऐसी हरकत न करें जिसकी वजह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और साख खराब हो। और इलेक्शन कमीशन को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो
किसी के फेवर करे या किसी की मुखालफत करे। शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए जो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी वो यकीनन परफॉर्म करेगी। देखें, सवा साल तकरीबन 14-15 महीने में ख़राबी क्या हुई, हालांकि मुल्क की सिवाय एक बड़ी पार्टी के बाकी सारी जमातें मुतहद थी, लेकिन कि उनके अंदर एक मखलूत हुकूमत के अंदर एक कशमकश होती है। सर मैं यही सवाल करना चाह रहा था, मैं आपसे करके फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि इस वक्त भी एक मखलूत हुकूमत है, इलेक्शन ही वाहिद हल है। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? इस वक्त एक मखलूत हुकूमत है और इसकी जो काबीना है वो दुनिया में सबसे बड़ी काबीना है। और पिछले साल हमारे यहाँ सैलाब आया था और इस सैलाब ने कम से कम सिंध में ही 20 लाख घरों को डैमेज किया था। उसके बाद हमने एक डोनर कॉन्फ्रेंस की थी, 10 अरब रुपए की प्लेजेस हुए थे। हमें करना क्या था कि हमें प्लान्स बनाकर उन ममालिक के साथ शेयर करने थे, प्रोग्राम बनाकर और मंसूबे लेकर आने थे। हम वो 10 अरब रुपए में से सिर्फ 10 या 15 मिलियन डॉलर लेकर आए हैं। 10 अरब डॉलर हम लेकर नहीं आ सके, हालांकि हम सबसे बड़ी काबीना के साथ हैं। तो ये मखलूत हुकूमतें परफॉर्म नहीं कर पाती और अभी इलेक्शन जो हमें नजर आ रहा है उसके बाद एक मखलूत हुकूमत नजर आ रही है, कमजोर हुकूमत नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके मिले तो कोई मखलूत हुकूमत कायम नहीं होगी, एक मजबूत हुकूमत कायम होगी। और आप देखेंगे कि अगर किसी किस्म की धांधली ना हुई, मैनेजमेंट ना हुई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हुई तो एक मजबूत हुकूमत इस मुल्क में इलेक्शन के जरिए वजूद में आ सकती है। ठीक है जनाब अली गौहर बलोच साहब, एक तो गुफ्तगू की आमिर इलियास राना साहब ने और उन्होंने कड़ियाँ जोड़ी और उन्होंने बताया और इसमें बड़ा वजन मौजूद है उनकी गुफ्तगू में, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे लिए बात उस वक्त हतमी नहीं होती जब तक आप कोई सॉलिड कदम नहीं उठाते। अब एहसन इकबाल साहब जो फरमा रहे हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए, आमिर इलियास राना साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। सर जी 35 दिन के बाद आपकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। आपने 15 महीने गुजार दिए, ये सारे किरदार, ये सारी बातें, आपके पास पावर आ गई। नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए, उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया था बकौल आपके, उनके खिलाफ आप कोई तादीबी कार्रवाई नहीं कर सके, कोई रेफरेंस, कोई किसी को सज़ा नहीं दिलवा सके, कुछ नहीं कर सके। क्यों आखिर ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं, चाहे वो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हो या आपकी पार्टी के दूसरे लोग कह रहे हो, अगर ये सब सच है तो फिर ये मेटेरियलाइज क्यों नहीं हुआ अब तक? 35 दिन में आपकी हुकूमत चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी गुफ्तगू भी सुनी है और अरशाद आरिफ साहब ने बात की, राना साहब ने बात की, फिर आपने एहसन इकबाल साहब की बात सुनवाई। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि जब अभी अरशाद आरिफ साहब बात कर रहे थे तो इन्होंने मार्शाल्लाही हुकूमतें गिनी हैं, इन्होंने दीगर सदारती निज़ाम गिने हैं, लेकिन उस इमरान प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया जिसको एक वोट चुरा के, एक पूरा इलेक्शन चोरी करके पाकिस्तान की मुआशी और सियासी, मैं कह देता हूं ताकि वक्त बच जाए, वो हाइब्रिड निज़ाम था, वो खुद कहते थे, वो भी एक तजुर्बा था, एक नाकाम तजुर्बा था। वो अगर हुकूमत में होते तो इस वक्त उनकी दोबारा जीत के आने का उनका कोई तसव्वुर नहीं था, उनकी सियासत तस्कनास हो चुकी होती। अब आगे बढ़े कि आपने 15 महीने में क्या किया? बात मसूद रज़ा साहब, आप जब मेरी बारी आती है आप मुझे प्लीज़ बात तो करने दिया सर। अब सवाल का जवाब नहीं ना, पीछे चले जाते हैं। गुजारिश ये है कि जी सर, आपका बहुत लंबा सर होता है ना, तो फिर मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा। बात कीजिए। देखिए, बात ये है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से उससे पहले का पाकिस्तान, मुझे ये गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि 13 से 18 तक ग्रोथ रेट 6% था, पाकिस्तान बहुत संभल चुका था, दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लंबी चौड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि लेकिन पाकिस्तान स्टेबल था। पाकिस्तान का वाहिद वो टेन्योर है जिसमें IMF प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और नवाज शरीफ साहब ने IMF को खुदा हाफिज करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद, उस इलेक्शन चोरी करने के बाद और उस वक्त की एक मतलब है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करने की वजह से, सज़ाएं देने की वजह से पाकिस्तान भयानक मुआशी दुश्वारियों में की तरफ चला गया, पाकिस्तान भयानक सियासी इंतशार की तरफ चला गया, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, जिन कमज़ोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं। अगर हम ये इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को एक आइनी तरीके के साथ, अदम एतमाद के साथ ना उतारते तो और भी भयानक नताइज होते।
खुद इमरान न्याजी साहब जाती दफा कह कर गए कि मैं बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहा हूं। वो तो हो गया, मेरे मैं सवाल यहाँ पर भी आ जाए ना, ये बातें तो हमसे सुनते जिस ही हैं। मुआहदे को प्लीज जिस मुआहदे को खुद किया था, उस मुआहदे को जाती दफा खुद तोड़ के गए, उस IMF के मुआहदे को, जो कि पाकिस्तान की स्टेट के साथ मुआहदा था। सर उन्होंने और बदतरीन वही काम बात किए जो थे। कि राणा साहब भी कर रहे मैं थे। तो बात ही दूसरी कर रहा हूं। मैं तो मान रहा हूं ना, आपके साथ ज्यादती हुई, एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हुई। अब आपकी हुकूमत जारी है 35 दिन में, आप बस मुंह जबानी ये बातें करते रहे, एक प्रोपेगेंडा तो अब ये मालूम हो रहा है। हकीकत अगर इसमें थी तो कोई ये मटेरियलाइज क्यों नहीं हुआ ये मामला? आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके ऊपर? देखें होंगे, देखें नहीं देखें, बात यह है कि हुकूमत 35 दिन बाद जाए या 35 सेकंड के बाद जाए, मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से आपको भी और पाकिस्तान की आवाम की भी मैं खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। और ये खबर समझ लें मेरी तरफ से कि ISPR की तरफ से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसमें आपने एक चीज़ वादे सुनी होगी। उन्होंने कहा कि उन सहूलतकारों को भी जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए और जिन्होंने उसमें सहूलतकारी की, ये सहूलतकारी करने वाले कौन लोग साहब, मैं ये आपसे वही अर्ज़ लोग हैं कर रहा जिन्होंने हूं नवाज कि शरीफ 9 साहब मई को, और अब 10 मेरी मई की गुजारिश तो सुन लेना, मामले नहीं है ये ना सर। इशू है। नवाज जब शरीफ मैं को आपको गलत जवाब दे, तरीके चूंकि से- आप नहीं चाहते कि मेरा जवाब आवाम तक पहुंचे, सर मैं आपका जवाब ही चाह रहा हूं ना, लोगों तक पहुंचे। आप मेरी बात को काटते हैं, कट करते हैं आप मैं दरमियान। सर आपको सवाल मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के नहीं, साथ जो मैंने आपका ज्यादतियां सवाल हुई, सुना है। आप उन प्लीज किरदारों मेरा जवाब को सुने, कैफरे मैं आपके किरदार सवाल तक का पहुंचाने जवाब के दे लिए रहा हूं। आपने पूरा वक्त अपना उन्हीं निकाल किरदारों की दिया बात और कर अब रहा आप हूं। आखिर में कह रहे हैं उन कि उनको किरदारों सजाएं की होंगी, बात कैसे होंगी कर सर? रहा हूं जिनके नाम आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं मसूद रजा भाई उन किरदारों की बात करने लगा हूं जिनका आप नाम मेरे मुंह से सुनवाना नहीं सर, चाहते। मैं और तो सुनना जिक्र भी नहीं चाहते। करना चाहता। मैं उन्हीं किरदारों की बात कर रहा हूं। मैं तो उनका वो जिक्र भी नहीं करना किरदार वो चाहता। थे, वो किरदार वही थे। आप सुन लेना, जी। आप बहस करते जाएंगे क्योंकि आपने मेरा टाइम वेस्ट करना है और इस प्रोग्राम का सर, आप नहीं चाहते आपको मैं मुसलसल कि मौका PMLN दे को रहा हूं, मौका आप आपके दूसरी- प्रोग्राम में सुना जाए। चले क्योंकि आप कह आपको लीजिए, आपने मैंने आपसे बिठाना सवाल होता है किया एक आदमी को जवाब लाकर, देना चाहें तो दे लेकिन दीजिए, आप वरना उनका जो कहना है मौक़िफ़ कह नहीं लीजिए, फिर मैं नहीं आगे सुनते। बढ़ता हूं। प्लीज कहिए। सर मैं गुजारिश कर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद बोले ना। जिस तरह से पहले खामोशी के साथ बाकी दोनों दोस्तों की सुनी, मेरी भी गुजारिश सुन ले। सर, अब अगर एक सच आवाम तक पहुंच जाएगा तो आपको क्या मसला है? सर, ये सच देखिए पहुंच- बात ये है, आपने बात की है किरदारों की, आप कहिए। आपने बात की है किरदारों की। किरदार वही थे जिन लोगों ने इमरान न्याजी का इलेक्शन चोरी करने में सहूलतकारी की थी। किरदार वही हैं जिन लोगों ने वो इलेक्शन चुरवाया था। अब आप बात कर रहे हैं कि भाई उनको कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाना है। उन किरदारों को कैफरे किरदार तक चाहे हमारी हुकूमत 35 दिन में जाए या 35 मिनट के अंदर जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ISPR ने की है, ये वही किरदार हैं जो 8-8 मिनट के अंदर 8-8 जमानतें दे रहे हैं। अब इन किरदारों को भी आप कटहरे में आता हुआ नजर देखेंगे, चाहे 35 दिन के बाद देखें या 45 दिन के बाद देखें या 300 दिन के बाद देखें। ये मरलावाल सारे किरदार आपने देखा नहीं। अलीम बाजियों के खिलाफ भी वो केस बन गए जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई है। वो अब भाई साहब के खिलाफ भी जो इमरान न्याजी साहब, उनके खिलाफ भी वो केस बन गए जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया है। वो साबित हो गया कि वो एक सियासी पार्टी नहीं थी, वो एक दहशतगर्द पार्टी थी जिसको सहूलतकारों ने। चलिए बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं सर। आज वही सहूलतकार उसकी जमानतें 8-8 मिनट में ले रहे हैं। आज वही सहूलतकार जो हैं वो मतलब अक्सरियत के फैसले जो हैं वो अकलियत में तब्दील कर देते हैं। उसी सहूलतकारों का जिक्र ISPR ने किया है। उन्हीं सहूलतकारों को कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। आपके सवाल का यही जवाब है। हाँ, 35 दिन में नहीं आएंगे, हो सकता है 60 दिनों में भी ना आए, लेकिन आपको 200-300 दिनों के अंदर, 150 दिन के अंदर आपको वो किरदार मतलब है कि अपने असल जगह पर बैठे हुए अली गौहर बलोच साहब ने जो गुफ्तगू की, इमरान न्याजी साहब आपको बैठे हुए नजर आएंगे, वो किरदार भी आपको वहीं पर बैठे। अली गौहर बलोच साहब ने जो गुफ्तगू की, अगर उनका इशारा उन जमानत देने वालों की तरफ से, जाहिर सी बात है मौजिस जज साहिबान की तरफ से, तो ये उनके अपने ख्यालात थे, ये उनके ख्यालात थे। इदारा या मैं, हम इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं। उस वक्त अगर हुकूमत के पास ये सबूत मौजूद हैं कि ये सहूलतकारी हुई है तो हुकूमत को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और अगर लिप सर्विसिंग की है, 15 महीने तक लिप सर्विसिंग की है और आज तक लिप सर्विसिंग हो रही है, तो ये लिप सर्विसिंग ही रहेगी। इसमें कोई
जिसे कहना चाहिए कि मजबूती के साथ अगर हम इसे समझे कि इसमें कोई मौक़िफ़ मौजूद है, कोई बात मौजूद है, तो ऐसा नहीं होगा। ये फिर लिप सर्विसिंग हम इसे समझेंगे। 35 दिन में हुकूमत जारी है, अगले 35 दिन में क्या कर लेगी। आमिर इलियास राना साहब के पास आता हूँ एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब आमिर इलियास राना साहब, आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी। अली गौहर बलोच साहब, उनकी पार्टी 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से तो पुरुमीद हैं, और हम भी पुरुमीद हैं। जिन्होंने उस दिन ये शरपसंदी की, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहते हैं वो तमाम किरदार जो नवाज़ शरीफ को नाअहल कराने में और उनको सज़ा दिलवाने में और उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमे बनवाने में और उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाकर नवाज़ शरीफ को जेल भेजने में कार फरमा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी 9 और 10 मई वाले वाक़यात में हो जाएगी। बाकी जो मामलात हैं जिस पे ये लिप सर्विसिंग करते रहे, जलसों में तस्वीरें दिखाते रहे, बातें करते रहे, कोई काम ये नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे। 35 दिन में इनकी हुकूमत चली भी जाएगी। देखें मसूद भाई, आपका प्रोग्राम खासा पढ़ा लिखा प्रोग्राम है, सिर्फ बहस बराए बहस नहीं होती, चीज़ें आप पॉइंट्स लेके आते हैं और हमें भी मज़ा आता है बात करते हुए। शुक्रिया सर। लेकिन चूंकि बातें ऐसी हो रही हैं जो सारी माजी से रिलेटेड है और मुस्तकबिल के ऊपर जा रही हैं, जी। हाल के ऊपर क्या मैंने तबसरा नहीं कर दिया कि इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी जी। ये सिवाय IMF की डील लेने के अलावा ये फंस गए थे ना सारे कामों में। इशू ये है, जो सवाल आपने मुझे ब्रेक से पहले जब मेरी गुफ्तगू बंद हुई तब की जी। और अभी की, मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं ताकि आपका जो जहन जहां क्लियर नहीं हो रहा कि एक्शन क्यों नहीं गवर्नमेंट लेती। जनरल राहिल शरीफ को नवाज शरीफ ने खालिस्तन मेरिट पे नंबर 1 ने सिफारिशें कराई, जो आजकल ट्वीट्स बहुत कर रहे हैं, उस वक्त के नहीं लगाया कुछ भी। नंबर 2 को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ लगाया, जो जाते हुए जनरल कियानी ने सिफारिश की थी, उन्होंने उसको लगा दिया चेयरमैन ज्वाइंट। और नंबर 3 पे वो मेरिट पे उठा के लगा दिया आर्मी चीफ। 29 नवंबर को उन्होंने चार्ज लिया। 3 या 4 जनवरी को जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक भारी पत्थर उठाया, अदालत में ले गए, और उसके बाद की हिस्ट्री मुझे और आपको पता है कि फिर क्या क्या होता रहा। इदारा अपने साबिक चीफ के साथ खड़ा था उस वक्त। मतलब क्या आप और मैं भूल गए कि उनके साथ फिर ये CPAC, इसके ऊपर सारा कुछ के हमें दे दो, फलां कर दो, नहीं दिया गया सिवाय सिक्योरिटी के। ये लड़ाइयाँ लड़ते हुए नवाज शरीफ चले गए घर पे, डॉन लीक्स हुई, सारा कुछ हुआ, आप और हम नहीं भूल सकते। अच्छा, जिस बात को आप कह रहे हैं कि आप बिरत इख्तियार कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और इनके सारे इत्तेहादी पार्लियामेंट में खड़े होकर बांगे दौल बात करते हैं। और JUI की इमा पे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा हुआ, क्या इन सब पार्टियों ने वो बात पब्लिकली नहीं की? मैं और आप किस लिए भाग जाएं उस बात से? सर ये कर रहे हैं ना, इनका बुला लें तो इन अदालत में। इनके मौक़िफ़ से एक मिनट मेरा मुत्तफ़िक़ होना जरूरी। निहाल हाशमी और निहाल हाशमी, नहीं मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि हम वो बात कह रहे हैं जो सामने आई हुई है। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, इन सबको तौहीन अदालत में सजाएं नहीं दी। क्या सजाद अली शाह ने नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में बात करने पे नहीं बुलाया था? बुला लें सबको। ये अब इनका और उनका मसला है कि जी फैसला करें सहूलतकारी पे। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जर्नलिस्टों को बुला के बाद में उन्होंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, गुस्सा किया जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस उन्होंने छेड़ा था, तो उन्होंने इशारा किया सुप्रीम कोर्ट में अपने दफ्तर में बैठ के कि मुझे इस बिल्डिंग यानी ऐवान सदर की तरफ इशारा किया गया था कि मुझे यहां भेजेंगे। वहां पे भी गुस्सा आया हुआ था, फैसला देने में भी गुस्सा आया हुआ था। अच्छा, फिर जो किरदार थे जनरल बाजवा, क्या उनकी एक्सटेंशन सिर्फ अकेले नवाज शरीफ ने नहीं रोकी? क्या पूरा सिस्टम उनकी एक्सटेंशन नहीं चाह रहा था? सवेत साबिक वजीर आजम इमरान खान के, वो भी यही बात कह रहे थे PTI के चेयरमैन के, मुझे इलेक्शन में सहूलत मिल जाएगी किसी भी तरीके से। ऐवान सदर में आरिफ अलवी के साथ बैठ के वो क्या बातें कर रहे थे, और वो फंस गए प्रेशर में। शहबाज शरीफ आए, उनको लंदन बुला के नवाज शरीफ ने बिठा लिया कि यहीं बैठ जाओ, फैसला जो होना है एक्सटेंशन के बगैर होना है, नया जर्नैल आएगा। और नवाज शरीफ ने पहले भी एक्सटेंशन नहीं दी थी तो इमरान खान ने दी। ठीक है, भुगता नवाज शरीफ ने भी है, 5-6 आर्मी चीफ लगा के सबसे मेरिट पे भी लगा लिए, सिफारिशों पे भी लगा लिए। अब अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठे हुए खान साहब हुकूमत से बात कीजिए, अना किसकी आड़े आ रही है कि उनको सहूलत चाहिए पुराने वाली, वो नहीं बात कर रहे। ये रास्ता आज भी उनके लिए अवेलेबल है, चाहे उनके साथ मुस्तकबिल में कुछ भी होना है, लेकिन उनको अपनी पार्टी के लिए रास्ता निकालना चाहिए जो नवाज शरीफ ने निकाला जेल में जाके। ये थोड़ा सा फर्क होता है, जब आप लीडरशिप में हो तो आपको अपनी जात से निकल के अपनी पार्टी, अपने लोगों
और वोटरों तक पहुंचना है, उसके लिए रास्ता आपने निकालना है, और आपने नहीं निकालना। ये बिल्कुल अब आगे इलेक्शन की जो बात हो रही है जी। वो तभी बनेगी जब पीटीआई के अंदर ये सोच आ जाएगी कि अकेले चेयरमैन को बचाते हुए जो रेड लाइन बनाई गई थी, वो आलिया हमजा अंदर है ना, मुझे बताएं कि क्या पॉलिटिकल रास्ता इख्तियार किया, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सारे लोग हुकूमतें जाने पे वहां जाके हमले नहीं कर सकते थे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे? सर सजाएं दें, तनकीद करते रहे, जिसने किया है आपने बहुत ज्यादा तनकीदें की सर, जिसने किया है, मैं भुगतने की। अब है बात पॉलिटिकल रास्ते की, जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे, हामिद खान साहब की भी बात की उन्होंने, मैं उसके ऊपर कोई इतराज नहीं कर रहा। हामिद खान साहब ने चूंकि अपना मौक़िफ़ खुद दिया है कि मैं विड्रा हुआ, उसके बाद अगर खान साहब को समझ आ गई कि ये शख्स मेरे उस प्रोग्राम में नहीं आ रहा जो मैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, चूंकि सबको पता है बाद में इनको नायल करने के बाद जहांगीर तरीन के घर वीगो डाले आते थे, वहां से लैंड क्रूजर में बिठा के बन्नी गाला पहुंचाया जाता था और पीटीआई का झंडा उनके गले में डाला जाता था। क्या ये सहूलतकारी छुप के हुई है? नहीं हुई। सब मैंने आपको एक अहाता किया है। अगर आज भी ये बातें डिस्प्यूटेड नहीं है, देखिए तो ये बातें लेना पड़ेगा, ये बातें ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हैं। मैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होती, तो हमें बात वही जो अपने किसी मंतकी अंजाम को जारी हो, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक, लेकिन लिप सर्विसिंग हो। वजह यह है सवाल करने की इरशाद आरिफ साहब के, जब यह हुकूमत अपने ही खिलाफ होने वाली ज्यादती, अपने कायद के खिलाफ होने वाली ज्यादती पर लिप सर्विसिंग करती रही, एक्शन नहीं ले पाई। मखलूत हुकूमत थी, सबसे बड़ी काबीना रखी, हुकूमती अखराजात कम नहीं कर पाए, IMF का प्रोग्राम छोड़ना पड़ा, नया प्रोग्राम लेना पड़ा, महंगाई कंट्रोल हो नहीं पाई, यही सब कुछ, यही सिनेरियो तो हमें इलेक्शन के बाद भी नजर आ रहा है। तो लाना मुझे यही था गुफ्तगू को कि इलेक्शन के बाद यही आ जाते हैं उठकर और इसी तरह से आ जाते हैं, तो फिर तो यानी जो अपने लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सकता वो कौम को क्या इंसाफ देगा? तो ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। मुल्क के मसाइल इतने नामसाइद हैं कि वो अगले इस सेटअप को जो इस वक्त नजर आ रहा है, जिससे हम सब इत्तेफाक करेंगे, वो उसके मुताहमिल हो सकता है क्या? देखिए, बात यह है कि असल में यही सियासतदानों की और हुकूमतों की, हुक्मरानों की मजबूरियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ना तो सियासी निज़ाम मुस्तहकम हो सका है, ना जमहूरी निज़ाम परवान चढ़ सका है। कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो मजबूरी का शिकार होते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि फ़लाने काम नहीं करने दिया, हम तो ये करना चाहते थे, अब तो वो करना चाहते थे, हम तो आसमान से तारे जो है तोड़ के लाना चाहते थे। तो इसी वजह से तो हम इस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि हमें अब अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मेंटेन करने के लिए भी कर्ज़ों की ज़रूरत है, मिन्नत समाजियत की ज़रूरत है, भीख मांगने की ज़रूरत है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम का एतमाद हासिल होगा, वो जब इक़्तिदार में आती है तो कैसे मामलात सुधरेंगे? वो इस तरह से सुधरेंगे कि एक तो उस हुकूमत को फैसला करने में आज़ादी होगी, क्योंकि उसके पीछे अवाम खड़े होंगे और उसके सब नजर आ रहे हैं आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हुए। वो जुर्रत के साथ अगर फैसले करना चाहे तो वो कर सकती है, उसको मोहताजी नहीं होगी किसी और की अपना बजट पास कराने के लिए, अपने बाकी मामलात करने के लिए किसी से मदद नहीं लेना पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा ये होगा कि अवाम के एतमाद से आने वाली हुकूमत, IMF के, देखें कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया नहीं सर, आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हुए नजर आ रही है इरशाद आरिफ साहब? देती है जो वो शायद आयद करती है। सर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रही है फेयर एंड फ्री? मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रही जिस पर हमारा तकिया है पूरा? अगर तो हमने ये तय कर लिया है कि हमने तबाह करना है इस मुल्क को, जमहूरियत को, आइन को बिल्कुल सदखाने में डालना है, तो ना हूँ। लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आइन में लिखी हुई है, जो जमहूरी तकाजा है, जिसकी बुनियाद पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो उस फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूँ। उससे पहले, उससे बाहर जो है, ये तो बहस किसी जमहूरी मुल्क में आज तक हुई नहीं है। बरतानिया में ये बहस होती है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या इंडिया में ये बहस कभी हुई है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे नहीं होंगे? इलेक्शन तो होने चाहिए। अब मैं जो बता रहा हूँ कि नई हुकूमत अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए एक मजबूत हुकूमत वजूद में आती है, तो ये IMF का जो कर्जा है वो भी हमारे लिए नेमत बन सकता है कि वो पैसे, वो रकम जो है वो खर्च हो मंसूबों पर, उनकी वजह से हम इस्लाहात करें, टैक्स कलेक्शन करें, हम अपनी बरामदात को बढ़ाएं,
अपने फजूल खर्ची ख़त्म करें तो उसके नतीजे में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, इस्तेकाम आएगा। लेकिन अगर ये पैसे लेके हम सिर्फ कर्जे उतारते रहें और नए कर्जे लेते रहें, इस तरह से तो आप 100 साल भी लगे रहें, ये ज़िवाल ही होगा, पस्ती ही होगी, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस दौर में 2023-24 में ये सोचना कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बजाय कोई और लोग यहाँ हुक्मरानी करें, या एक आज के दौर में भी एक धांधली ज़दा इंतखाबात के ज़रिए 18 को हम रो रहे हैं कि 18 में एक हाइब्रिड हुकूमत आई और उसने ये नुकसान पहुंचाया, तो अब उस नुकसान से बचना चाहिए या उस नुकसान का इरादा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं सर। उस गलती को जारी अली गौहर बलोच साहब, इस नुकसान माजी की गलतियों से सीखना चाहिए या गलतियां दोहरानी चाहिए? एक तो आपने नैब के कानून के हवाले से किया कि आपने उसमें उसको कहा कि ये गैर इंसानी है, काला कानून है, नैब के इदारे को ही ख़त्म हो जाना चाहिए, हमसे गलती हुई, हम इसे ख़त्म नहीं कर सके। फिर आपने नैब कवानीन में तरमीम की, उससे फ़ायदे उठा लिए, फिर आपने पर्सन स्पेसिफिक तरमीम कर दी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और वो दोबारा पार्लियामेंट में मंजूर भी नहीं होंगी, वन टाइम शायद उसका इस्तेमाल हो। आपने वही पुरानी गलती एक बार दोहरा ली। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने थे, आप लोगों ने नहीं किया, अदालत के फैसले आए, आप लोगों ने नहीं माने, सबको आपने कंट्रोवर्शियल बनाया। बहरहाल आपकी उसके अंदर लॉजिक्स मौजूद हैं, आपके जवाबात मौजूद हैं। सर, अब आने वाली हुकूमत भी अगर इसी तरह की होती है तो क्या वो मुल्क को मसाइल से निकाल पाएगी, या कर्जे लेकर कर्जे उतारना? तो आपका प्रोग्राम क्या है? इलेक्शन जब होते हैं उसके बाद पार्टी में इस पर डिस्कशन यकीनन हो रही होगी, कुछ खदोखाल, कोई 2 3 4 पॉइंट्स के हम क्या करेंगे आने के बाद, बताएंगे कुछ हमें? देखिए, बात यह है कि 2013 के इलेक्शन के बाद भी बड़े चैलेंजेस थे। उस वक्त भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, उस वक्त भी दहशत गर्दी जो थी वो मतलब उसके वाक़यात हर चौक पर धमाके हो रहे थे। उस वक्त भी सी पैक जैसे मतलब प्रोजेक्ट नहीं आए थे, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। लेकिन ये सारा कुछ 13 से 18 के दरमियान में हुआ, और किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ? नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आइंदा भी PMLN की हुकूमत आती है तो अगरचे पाकिस्तान का मतलब मईशत की तबाही करके अब अगली हुकूमत के हाथों में पकड़ाया जाएगा, जिस तरह से 4 सालों के अंदर एक हाईब्रिड हुकूमत आपके ही बकौल बनाएगी। शुक्र है आपने कोई सच तो तस्लीम किया है। सर, मैं तो शुरू से कहता हूँ, आप सुनते ही नहीं है मेरी बात। तरह से बना के अगर तबाह किया गया है, तो अगर हम 13 से 18 तक मुल्क को संभाल सकते हैं और बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं तो हम आइंदा भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि आया इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें सियासी हैं या उनमें कोई दहशतगर्द तंजीम भी है। हाँ, अगर तो कुछ सियासी जमातें हैं तो हम उनका मुकाबला सियासत के ज़रिए, वोट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक पार्टी के हाथ में आप बुलेट पकड़ा दें, उसको कहें कि जाकर कोर कमांडर हाउस जला दो, जाकर मोटरवेज जला दो, जाकर जो है वो रेंजर्स की चौकियां जला दो, शोहदा के मुजस्मों को तोड़ दो, और आप कहो कि भाई ये एक सियासी पार्टी है, फिर ये सारी सहूलतें बाकी सियासी पार्टियों को भी दे दे, मतलब अल्लाह ना करे, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम या हमारी पार्टी इस किस्म के वाक़यात। सही बात है। एक पार्टी जिसने जो कि एक दहशतगर्द पार्टी थी, अच्छा, और जिसने लिबादा सियासी पार्टी का ओढ़ा हुआ था, और जो बैलेट के बजाय बुलेट पर यकीन रखती है, जो लॉकडाउन पर यकीन रखती है, जो PTV पर हमले पर यकीन रखती है, जो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदने पर यकीन रखती है, जो कौमी असम्बली के जंगले तोड़ने पर यकीन रखती है, उस पार्टी को हम हरगिज ना सियासी पार्टी तस्लीम करते हैं और ना वो सियासी पार्टी है। हाँ, वोट के जरिए भले वो कोई पार्टी, मैं तो भाई हमने 4 साल में प्रोटेस्ट किए, कोई गमला नहीं टूटा PDF में। मैं तो आपका एजेंडा, आपका प्रोग्राम, आपकी परफॉर्मेंस पे बात करना चाहता हूं। बहरहाल आप उधर चले आते हैं, आपका बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया जी। इंशाअल्लाह जी आने वाले वक्त में जब हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से नून लीग की हुकूमत कायम होगी, नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला हमारी इलेक्शन कैंपेन को बिल्कुल कर लेंगे। वो जब आएंगे तब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन जब होगी तब देखेंगे। आपका जवाब आ गया, मैं उस पर एक्सपर्ट राय भी ले रहा हूं। गारंटी करता हूं जी, कर दीजिए, जल्दी गारंटी कर दीजिए। मैं आगे आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान इस मुआशी बहरान से भी निकलेगा। जो लोग ये इंशाल्लाह सबकी ख्वाहिश है। आमिर लिया सराना साहब, पाकिस्तान बड़ा जिक्र होता है जी 13 से 18 तक जा रहा है, उनके बड़ा जिक्र होता है 13 से 18 तक का। अब
जब पाकिस्तान में ये पीडीएम हुकूमत आई तो उस वक्त भी जो ग्रोथ रेट था वो 18 से ज़्यादा ही था। बहरहाल बड़ा अच्छा दौर रहा होगा, बिजली के नए मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, इंडस्ट्री ने ग्रो किया, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं देखा हमने कि बिजली के जो मंसूबे लग रहे हैं उसका नतीजा ये निकला नाकिस प्लानिंग की वजह से कि 4,380 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ब्लैक होल है इकोनॉमी का। जितना कमा लें सब उसके अंदर चला जाएगा, नहीं निकल सकते। प्राइवेटाइजेशन, हमारी स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन 1,000 अरब रुपए का हर महीने नुकसान कर रही है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके, नाकाम रहे इसके अंदर। डॉलर मसनूई तरीके से रोक के रखा, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता रहा, इस पर हमने कोई तवज्जो नहीं दी। तालीम, सेहत और दीगर इशूज़ पर हम बेहतरी में नहीं जा सकते। आपका जो माशी कैपिटल कराची है वो दुनिया के नाकाबिले रिहाइश तरीन शहरों में शामिल हो गया, आप इसको ऊपर लेकर नहीं जा सके। तो सर 2018 से 2013 तक तो ये मसाइल थे जो आकर हमें अगले इलेक्शन के बाद भी इन्हीं मसाइल को कैटर करना होगा, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सर मसूद साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ 2018 से और 2013 से 18 की अप्रैल तक का पीरियड इसमें से आउट, एक नहीं मैं कह रहा हूं आपने आउट कर दिया। नहीं सर, मैंने इसलिए किया, मैं वजाहत कर दूं, मैंने इसलिए किया कि नून लीग का मौक़िफ़ आ गया। मैं आपको, आपने पूरा सुन लिया जी, नून लीग का मौक़िफ़ है कि हम आके दोबारा ये करेंगे। कर लेने दे, मैं नून लीग के किसी मौक़िफ़ पे नहीं जा रहा, मैं आपको जा रहा हूं। एक शख्स था जिसने कहा मैं 100 दिन में इन सारे इदारों को ठीक कर दूंगा या प्राइवेटाइज कर दूंगा। किसी ने दावे किए थे, अमालिया जितने, वो खान साहब थे, मैं और आप नहीं थे। उन्होंने कहा था 6 महीने में मैं ये काम कर दूंगा। जो उनके अरस्तू थे, असद उमर साहब हमारे दोस्त, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मौजूदगी में कराई गई मैरियट होटल में कि हम ये काम करने जा रहे हैं और हम ये कर देंगे। कोई एक चीज में पेशरफ्त हुई? आप 13 महीने वाली हुकूमत से सर वो तो कट टू साइज हो गए ना, अगले इलेक्शन में उनका चांस भी नहीं है, वो बंद भी हो जाएंगे। मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूं जी मसूद साहब, फिर आप ही बात कर लेना। नहीं सर, मैंने सवाल की वजह बात ही नहीं करनी, फरमाइए सर। फिर नहीं, सवाल आपने जो भी किया मुझे समझ आ गया, मैं ये नहीं कह रहा आपने सवाल कोई उल्टा किया है, आपने बात की, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो ये है कि जब आप इस बात को छोड़ देंगे कि 4 साल में 1 पेजर पे बैठ के सारी सहूलतों के साथ एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर और सारा कुछ पाकिस्तान तबाह कर दिया गया, आप 13 महीने की 13 पार्टियों में ये कुछ सुनना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। आपको शफाफ इलेक्शन, आखिरी बात आपको बता दूं, शिबली फराज साहब यहां मौजूद हैं, परवेज रशीद मौजूद हैं। जब इनका ये धांधली का मंत्रा सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुआ, 4 सीटें और फलानी, 100 नशिस्तें हुई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में इंतखाबी इस्लाहत पे। जिस दिन फाइनल ड्राफ्ट पे साइन होने थे, शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा हमारे चेयरमैन का ऑर्डर आ गया, अब हम बाइकआउट करने लगे, तुम जाओ अपनी ऐसी की तैसी में। खत्म हो गया इंतखाबी इस्लाहत, इलेक्शन इनकी मर्जी पे इनकी रजीम ले आई। इसके बाद खान साहब ने क्या किया, जब इमरान जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि आप हमारे साथ मिसाके मईशत कर लें, वो यही कहते रहे मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, भाई ले लिया एनआरओ, आप अब छुप रहे हैं खवातीन और बच्चों के पीछे। ये एनआरओ आपने देना था, ये आपकी पॉलिटिकल कुव्वत थी कि जरा से वो लोग पीछे हटे तो आपके पल्ले तो कोई सियासत थी नहीं। अब भी जो बात इरशाद आरिफ साहब बार बार इलेक्शन की कह रहे हैं, ये तभी मिलेंगे आपको शफाफ इलेक्शन। मैं आपको बताऊं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इमरान ने लगाया, और वो शख्स जिसको कहा कि रिजाइन कर दो, आज भी आपको शफाफ इलेक्शन वही दे सकता है। आप ट्रस्ट करेंगे, आपको सियासतदानों से बात करनी होगी, इलेक्शन लेना होगा। अगर आप अपनी जात को आगे रख के बात करेंगे कि मुल्क से आगे भी वही है, पार्टी से आगे वही है, फिर आप ये कहानियां छोड़ दें, मैं और आप सारे बैठ के कहेंगे जिस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए। कैसे आपको शफाफ इलेक्शन मिलेंगे? आपको सियासी जमातों से बात करनी होगी। एक वक्त में आप रूलर थे, दूसरे वक्त में दूसरी पार्टियां, क्या वो भाग गई? एक ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है आमिर भाई, बात मुकम्मल हो गई तो मैं एक ब्रेक की तरफ चला जाऊं। एक ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं कि अगर सियासतदानों से बात की तो इलेक्शन मिलेगा, वरना शफाफ इलेक्शन नहीं मिल सकता। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पीटीआई हुकूमत का तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा अपने प्रोग्राम में, और इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे साफ नज़र आ रहा है कि वो तो कट टू साइज हो चुके हैं, वो तो उनके लोग अंदर हैं, इनके चेयरमैन बचेंगे नहीं बचेंगे। 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसमें गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए, दीगर केसेस भी हैं, वो सब कुछ होता रहेगा। तो आने जो अभी मौजूद हैं उन्होंने अभी क्या किया, और जब वो जीत कर आएंगे तो आगे क्या करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, मैंने सवाल किया था आमिर इलियास राना साहब से भी,
और उनसे मैंने कहा था 2013 और 2018 तक तो अली गौहर बलोच साहब ने गिना दिया और उनकी पार्टी गिनाती रहती है, लेकिन उसमें भी मुल्की मसाइल का हल तो नहीं था। डे बाई डे वो मामलात को आगे लेके बढ़ रहे थे और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि आप 6 से ऊपर की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं ऐसे में भी, मगर इससे हमारा काम नहीं बनता। इस वक्त भी हमें यही नज़र आ रहा है, साइड पर रख दें पीटीआई को, पीटीआई के बगैर आने वाली हुकूमतें और उनकी परफॉर्मेंस, लड़ाई नहीं होगी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, जेयूआई में और दूसरी जमातों में। देखिए, बात यह है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम किसी सियासी जमात के हक में या ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, पाकिस्तान के हक में, अवाम के हक में और इस जमहूरी निज़ाम के हक में बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए। इशू ये है कि ये पार्टी वो पार्टी छोड़ें, पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि अब पॉलिसियों का रुख अवाम की तरफ मोड़ा जाए। अशराफिया से, जो हुक्मरान अशराफिया से, उसने बहुत कुछ इस मुल्क से खिलवाड़ भी कर लिया, इस मुल्क से कमा भी लिया, इस मुल्क को लूट भी लिया और फ़वायद उठा के ऐश इशरत भी कर ली। अवाम की हालत पतली है, रोज़ बरोज़ पतली होती जा रही है। ये जो हमने पैकेज लिया है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि इसके नतीजे में सिर्फ आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। इस पैकेज की वजह से आप अवाम की जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेचैनी है, ख़त्म नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान को अपने वसाइल में रहते हुए आदत डालनी होगी कि सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। आरिफ साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आवाम की तरफ पॉलिसियों का रुख होना चाहिए और वहीं से पाकिस्तान की तरक्की का आगाज़ होगा जब आप आवाम को एम्पावर करना शुरू करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? मसला तो यह है कि हम अपने फुटपाथ तक खाली कराने की, इंक्रोचमेंट उस पर ख़त्म कराने की अहलियत नहीं रखती हमारी हुकूमतें। ये बहुत बड़े बड़े फैसले, तो एक मजबूत हुकूमत चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।